बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के कोर्स में आज हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। और बेसिकली कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो और किसी भी लेवल पे आप काम कर रहे हो, तो जहाँ तक आपकी कम्युनिकेशन का सवाल होता है वही ऐसी चीज़ें हैं ये कम्युनिकेशन के जो आपको सक्सेसफुल या फेलियर की तरफ लेके जाती है। आज के हमारे यूनिट के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, जो जिसमें हम बुनियादी तौर पे कम्युनिकेशन की डेफिनेशन और वेज ऑफ कम्युनिकेशन से लेके फिर प्रिंसिपल्स और फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, उसके चैनल्स डिफरेंसेस, उसके डिफरेंट डायरेक्शंस, मूड ऑफ कम्युनिकेशन, क्या चीज़ें कम्युनिकेशन पे इन्फ्लुएंस करती है, और इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का क्या रोल है, एंड लीडरशिप में कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, इस पे हम बात करेंगे। मूड्स ऑफ कम्युनिकेशन में पहले आते हैं और समझते हैं कि कम्युनिकेशन कहते किसे हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन, सेंडर, जिसको हम कहते हैं, टू अनदर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स। मतलब एक इंसान जब या सोर्स वो एक से ज़्यादा या एक इंसान को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, तो जो प्रोवाइड कर रहा है उसको सेंडर कहते हैं, और जो रिसीव कर रहा है इंफॉर्मेशन उसको रिसीवर कहते हैं। उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक सिंपल इसकी डेफिनेशन है। हमारे पास मेनली कम्युनिकेशन के दो मेजर मोड्स हैं। एक है स्पोकन वर्ड्स, जो हम बोलते हैं अपनी ज़ुबान, किसी भी एक ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, और उस ज़ुबान के इस्तेमाल से हम अपना मैसेज कन्वे करते हैं। देखिए, ज़ुबान एक मीडियम है जो हमारे मैसेज को कम्युनिकेट करती है, कन्वे करती है। और ज़ुबान, स्पोकन वर्ड्स जो है वो बेसिकली जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से निकलते हैं। ये वर्बल कम्युनिकेशन दोनों तरीक़ों की हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। अब ये तब होती है जब एक इंसान वर्बली जो है दूसरे इंसान को कम्युनिकेट कर रहा होता है। ठीक है। जबकि दूसरा मेथड जो है वो है रिटन वर्ड्स का, जो हम अल्फाज लिखते हैं, जैसे किताबें हैं, आर्टिकल्स हैं, अखबार है, मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं। तो ये सारे लिखे हुए अल्फाज हैं, कम्युनिकेशन का एक चैनल है। ये भी एक मीडियम प्रोवाइड करती है, ये रिटन टेक्स्ट जो होती है, और इसमें हमारे पास ईमेल, मेमोस, टेक्स्ट और पोस्ट वगैरह होते हैं। ये बेसिकली जो है हम इसके थ्रू अपनी कम्युनिकेशन मेंटेन रखते हैं। जहाँ पे हम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं, देखिए, एक तो मोड था कि कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, अपना मैसेज सेंड करते हैं, तो या हम अल्फाज अदा करते हैं या हम जो है उसको लिखते हैं। अब जो टाइप्स हैं फिर इसमें बहुत सारी आ जाती हैं। वर्बल कम्युनिकेशन हो गई, जिसमें हम फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं, टेलीफोन पे बात कर रहे होते हैं, स्काइप, जूम और गूगल मीट के थ्रू बात कर रहे होते हैं, या व्हाट्सएप के थ्रू भी वॉइस मैसेजेस जो कर रहे होते हैं। ये वर्बल कम्युनिकेशन है। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें जाहिर सी बात है, जो वो लोग जो कि बोल नहीं सकते, इशारों की ज़ुबान, स्पेशल लैंग्वेज पे बात करते हैं, तो वो आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, जो हमारी आवाज़ का टोन होता है, जैसे मैं बहुत लाउड बोल रहा होता हूँ, अगर मैं बहुत गुस्से में होता हूँ तो मैं बहुत हार्श बोल रहा होता हूँ, तो ये जो है टोन शो कर रहा होता है। पोस्चर भी इसके साथ डिपेंड करता है कि मैं बिल्कुल रिलैक्स बैठा हूँ या बिल्कुल सीधा बैठा हूँ या किसी अर्जेंसी में हूँ। जेस्चर्स, मेरे हाथ और आंखों और इस तरह की फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारे मिल मिला के हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाती है, उसका मतलब भी साथ कन्वे करती है। वर्बल के साथ नॉन वर्बल वो, अब अगर मैं एक लतीफ़ा सुना रहा हूँ और उसके साथ मैं खुद खुद जो है ना वो नहीं रहा, स्माइलिंग नहीं कर रहा, तो ये उसका एसेंस नहीं बता रही होती कि मैं एक फ़नी बात कर रहा हूँ। या अगर फॉर एग्जांपल मैं कभी जो है ना कोई ऑर्डर दे रहा हूँ और मैं साथ में सीरियस नहीं हूँ और हंस हंस के और मतलब इस तरह कि नॉन सीरियस लैंग्वेज में मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, तो वो भी उसका एसेंस नहीं बता पाती। इसी तरीके से रिटन कम्युनिकेशन हमारे पास एक टाइप है, जिसमें हम ईमेल्स, रिपोर्ट्स, बुलेटिन्स, लेटर, मैनुअल, टेलीग्राम और फैक्स और ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये रिटन कम्युनिकेशन है। अब जो हमारे पास लिसनिंग है, सुनने की जो वो एक
तरीका है, ये भी बेसिकली कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम रिसीव तो कर रहे होते हैं ना, हमें कुछ सुनना तो हो रहा है, हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट तो कर रहे होते हैं। जबकि विजुअल कम्युनिकेशन, जब हम किसी पिक्चर को देख के हिस्ट्री में वहाँ से हम जो है ना उसकी कुछ वो डिटेल्स निकालें, या कोई चार्ट्स देखें, या कोई ग्राफ देखें, इन्फोग्राफिक्स जो होती है, और वहाँ से हमें डिटेल मिले, कोई जैसे आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे एक टेबल नज़र आ रहा है और इससे आप बहुत सारा कुछ जो है विजुअल प्रेजेंटेशन के ज़रिए इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो ये सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का लीडरशिप और मैनेजमेंट में इफ़ेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन वो होती है जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर लें। देखें, इसका मतलब ये है कि वो गाइडलाइन अगर हम उसको फॉलो करें, कम्युनिकेशन के वो गाइडलाइन अगर जिसको हम फॉलो करें उससे हमारा गोल मीट हो सके, वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमारा मकसद जब पूरा हो जाता है कम्युनिकेशन के ज़रिए, तो हम कहते हैं कि हमने बड़े अच्छे से कम्युनिकेट किया, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की। सो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास 7 C's रिक्वायर्ड होते हैं, ये एक आसान करने के लिए, जिसमें हमारे पास एक सी से हम कर्टिसी, फिर क्लैरिटी, कॉन्शियसनेस, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, क्रेडिबिलिटी एंड कोहेरेंस, ये 7 C's हैं। अगर हम इस पे मनवन अमल करें, अपने कम्युनिकेशन में उसको यूटिलाइज करें, तो हमारी कम्युनिकेशन बहुत इफ़ेक्टिव होगी। ये आपको जो है ना एक चार्ट फॉर्म में भी दिख रहा है कि ये जो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है, ये हमारे पास कौन कौन सी है, और ये हमारे कम्युनिकेशन में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। वन बाय वन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले कर्टिसी। कर्टिसी इन सिंपल वर्ड हम पोलाइटनेस को कहते हैं, या नरम दिली, ये नरम लहजा, इसको भी हम कहते हैं। जब हम अपने किसी भी मैसेज को डिलीवर करते हैं और उसमें हम रिस्पेक्ट शो करते हैं रिसीवर के लिए, जो जिनको हम मैसेज देना चाहते हैं उनको हम रिस्पेक्ट से बात करें, उनको देख के बात करें, और एक तमीज़दार लहजे में उनको अपना ओपिनियन शो करें, अपना मैसेज कन्वे करें। सो जो सुनने वाला है वो उसको कंसिडर कर लेता है, वो उस मतलब को समझ जाता है, वो उसकी इफ़ेक्टिव अंडरस्टैंडिंग उसको मिल जाती है। तो कर्टिसी इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे कम्युनिकेशन में जहाँ पे देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल गुस्सा भी करूँगा, तो फिर भी मुझे कर्टेसी जो है वो रखनी पड़ेगी। मैं किसी को जो है अगर बात करूँगा तो मैं बदतमीजी नहीं करूँगा, क्योंकि ये फिर कर्टेसी के अगेंस्ट हो जाता है। सो ज़रूरी नहीं है कि जब हम कोई मैसेज दें और कर्टेसी भी शो करें, उसके बावजूद जो है ये लाजमी हो कि जो मैसेज रिसीव करने वाला बंदा है वो हमसे एग्री करे। सो व्यू रिसीवर का व्यू पॉइंट जो है ये सेम नहीं हो सकता, और ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके पास उसका बिलीफ सिस्टम होता है, उसकी पहले से नॉलेज होगी कुछ ना कुछ, तो वो और हो सकता है कि जो है वो आपसे एग्री भी ना करें। लेकिन कर्टेसी जो है कम्युनिकेशन में एटलीस्ट हेल्प इसलिए करती है कि ये आपको नॉन बायस शो करती है। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझसे मेरा एक स्टूडेंट आके छुट्टी मांगे और मैं सीधा सीधा कहूँ कि मैं नहीं देना, जाओ निकलो, तो ये कर्टेसी नहीं हुई। अब वो यही कहेगा ना कि ये बायस्ड है, मुझे नहीं दे रहा किसी और को दे रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वजह क्या है वो मुझे बता दें, फिर मैं उनको बोलूँ कि बेटा ये जो है इस तरीके से हम आपको अकोमोडेट कर सकते हैं, इस तरह नहीं कर सकते, आपकी पहले भी छुट्टियां हैं या एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं या आप शॉर्ट लीव ले लो, लेकिन आना ज़रूरी है, तो वो कम अज़ कम इस तरह होगा कि उसको लगेगा कि ये नॉन बायस है। दूसरा जो सी है दैट इज़ कॉल्ड क्लैरिटी। अब क्लैरिटी बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में। अगर हम एज ए स्पीकर, या जैसे मैं ओरेटर हूँ, मतलब आपको जो है ना वो सिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप सब सुन रहे हैं, और मुझे ही पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और मुझे खुद अंदाज़ा नहीं है कि मैंने कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, कौन सा सेंटेंस उसमें यूज़ करना है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंसेस कैसे यूज़ करने हैं, किस तरीके से मैंने एक कॉन्सेप्ट को ज़्यादा फोर्स करना है, किसी को कम फोर्स करना है, लेंथी सेंटेंस बोलना है, शॉर्ट सेंटेंस बोलना है, किस तरीके से। सो ये बेसिकली फिर क्लैरिटी के कॉन्सेप्ट में आती है, और ये क्लैरिटी हमें हेल्प करती है एज अ ऑडियंस कि हम जो मैसेज सुन रहे हैं उसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें। सो एक मैसेज जिसको हम कम्युनिकेट करते हैं वो उसके लिए लाजमी है कि वो क्लियर हो,
क्योंकि जितना एक मैसेज क्लियर होगा इतनी ज़्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और मिसकंसेप्शन यानी गलत समझने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें नहीं होगा। तीसरा जो सी है उसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। और कॉन्शियसनेस का मतलब यह है कि हमें पूरा पूरा पता हो, हम बिल्कुल जागे हुए हो, जैसे जिस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको आज की ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो मुझे पता है कि आपको मैंने क्या चीज़ डिलीवर करनी है, आपको मैंने क्या बताना है, कौन सी स्किल पे फोकस करना है। तो यहाँ आज हम इस लेक्चर में हम ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन के स्किल को फोकस करेंगे। मैं कॉन्शियस हूँ इस बारे में और मैं अपने लेक्चर में डिविएट नहीं कर रहा, मैं आपको कोई क्लिनिकल स्किल नहीं सिखा रहा, मैं आपको कोई प्रोसीजर नहीं सिखा रहा, बल्कि मैं आपको सॉफ्ट स्किल सिखा रहा हूँ जो कि कम्युनिकेशन है। मुझे पता है, आई एम कॉन्शियस अबाउट माई टॉपिक। और कॉन्शियसनेस से क्या होता है कि जो हम जिसको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिसको अपना मैसेज देना चाहते हैं, उस इंसान की अटेंशन, ठीक है, हम ग्रैब कर लेते हैं और हम अपना मैसेज जो है वो जितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, उतना ज़्यादा हमारी कॉन्शियसनेस इफ़ेक्टिव होगी, उतना ज़्यादा हम बेहतर तरीके से उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रूमी का एक बहुत अच्छा कोट स्लाइड में नज़र आ रहा है कि लिसन विद ears of tolerance, see through the eyes of compassion and speak with the language of love। जब भी सुनो तो बर्दाश्त के कानों के साथ सुनो, जब भी देखो तो मोहब्बत की नज़र से देखो, और जब भी बोलो तो मोहब्बत की ज़ुबान से, या कंपैशन मतलब शौक की नज़र से आप देखो, और जब भी बोलो तो मोहब्बत की ज़ुबान से बोलो। तो ये रूमी का एक बहुत बड़ा कोट है, मशहूर। फोर्थ जो सी है वो है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब पूरा मैसेज कन्वे करना। अब अगर हम एक बात कन्वे करते हुए मैंने सेंटेंस बीच में छोड़ दिया और मैंने किसी और टॉपिक पे जंप कर दिया तो वो कंप्लीटनेस नहीं होगी। So communication should have adequate information and not a single detail should be missed। जब भी हम किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पेशेंट को फॉलो अप का बता रहे हो, तो हम जब मरीज़ को फॉलो अप विजिट का बताते हैं डिस्चार्ज के टाइम, तो कहते हैं कि अभी आप हॉस्पिटल से जाएंगे, एक हफ्ते बाद आपने ओपीडी में फला दिन को, फला तारीख को, फला टाइम पे इस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना है और ये सारी पर्चियाँ लेकर आनी है, और साथ में आपने अपने साथ एक अटेंडेंट लेकर आना है ताकि आपका फॉलो अप हो सके। तो दोबारा हम बताते हैं कि दिन ये होगा, तारीख ये होगी और टाइम ये होगा और लोकेशन इसकी ये है। ये कंप्लीट मैसेज हमने कन्वे कर दिया। तो कंप्लीटनेस जो है हमें हेल्प करती है कि हम पूरा पूरा मैसेज दे सकें और उसको बेहतर से अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कॉल करे काउंटर पे और आपको कहे कि मुझे जो है फला मरीज का के वाइटल्स बताओ, और आप उनको कहें कि उसका बीपी इतना था और खामोश हो जाए, तो वाइटल में सिर्फ बीपी तो नहीं आते ना, उसमें आपके 5 कंपोनेंट तो कम से कम आएंगे। जैसे बीपी है, टेम्परेचर है, रिस्पायरेशन है, फीवर है, ठीक है, और बाकी कुछ लोग इसमें इनपुट एंड आउटपुट भी बता देते हैं लेकिन वो लाजमी नहीं है। वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप जब अपने मैसेज में नहीं देंगे तब तक कंफ्यूजन क्रिएट होगी। जो 6th नंबर पे है वो है करेक्टनेस। करेक्टनेस मींस द एक्यूरेसी ऑफ थॉट्स, फिगर्स एंड वर्ड्स। जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अगर वो करेक्टली कन्वे नहीं होती तो हमारी बात की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है, रिलायबिलिटी कम हो जाती है। जब तक हम फैक्ट्स एंड फिगर्स सही नहीं देते, जब तक हम इंफॉर्मेशन सबूत के साथ नहीं देते, जब तक हम सही बात नहीं करते, करेक्ट मैसेज ट्रांसफ़र नहीं करते, तब तक हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं होती। अक्सर लोगों को आपने सुना होगा कि जब वो कोई बात करते हैं तो हम उनको लाइट ले लेते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि ये तो इसने तो हमेशा जो है ना सिर्फ सुनी सुनाई बातें पहुंचानी होती है, तो उसकी वैल्यू फिर कम हो जाती है। लेकिन जो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स और सबूत के साथ बात करें तो उस बंदे की बात में दम होता है और वो हम सुनते भी हैं और उसको नोटिस भी कर रहे होते हैं। While communicating, we should be careful about the correct use of grammar, message composition and appropriate word। ये भी साथ रखें कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ साथ हमें अपने अल्फाज का चुनाव, अपने जुमलों का चुनाव, जो ग्रामर है, या किस तरीके से अगर हम
किसी फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप का वर्ड किसी को मुखातिब करते हुए बोलेंगे तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा बनिस्बत इसके कि हम उसको बोलेंगे तुम या तू। तो जैसे हम इनफॉर्मल वर्ड में यूज़ करते हैं अपने दोस्तों के साथ, सो ये करेक्टनेस ऑफ अ मैसेज शो कर रहा होता है और अप्रोप्रिएट वर्डिंग्स होती हैं हर चीज़ की। क्रेडिबिलिटी 7C है, इसका मतलब ट्रस्टवर्थीनेस, यानी एतबार का जो कॉन्सेप्ट है। सो जितना आप किसी स्पीकर पे एतबार करते हैं कि जो आपको मैसेज दे रहा है वो काबिल एतबार है, इतना जो है लोग आपकी बात पे अमल करेंगे। एज ए स्पीकर ये आपके लिए आसान होगा कि आप ऑडियंस के बिहेवियर में और उनके ओपिनियन में चेंज लेकर आ जाएं। ये क्रेडिबिलिटी कहलाती है। एंड इसके बाद एक सी है कोहेरेंस का, कि जब तक आपकी कम्युनिकेशन कोहेरेंट नहीं होती, मतलब यह है कि बिल्कुल तसलसल के साथ एक मैसेज आप वो कर रहे हैं, तो मतलब हम जब भी सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं तो उसकी आपस में लिंकेज होनी चाहिए ना। अगर मैं कोई वाकया बता रहा हूँ और मैंने आज देखा कि क्लास में कि बच्चे जो है ना वो क्लास के दौरान मोबाइल यूज़ कर रहे थे या वो सुन नहीं रहे थे, तो मैं ये कहूँगा कि आज मैं क्लास में गया और जैसे ही मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तो थोड़ी देर बाद मुझे नज़र आया कि दो स्टूडेंट मोबाइल में लगे हुए थे और लेक्चर नहीं सुन रहे थे। जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया तो वो अटेंटिव नहीं थे और उन्होंने आधा लेक्चर मिस कर लिया था। सो इस तरह ये कोहेरेंट फ्लो है। ये जो सेंटेंसेस मैंने इस्तेमाल किए ये आपको देखें जैसे ड्रामे के या मूवी के हर सीन के बाद दूसरा सीन आ रहा था तो उसमें कोहेरेंस शो हो रही होती है, तो लॉजिकली। तो हमारी कम्युनिकेशन में भी अगर कोहेरेंस होगी तो हम समझेंगे। अब अगर मैं ये कहूँ कि वो नहीं पढ़ रहे थे, तो क्यों नहीं पढ़ रहे थे, सवाल तो ये आएगा। फिर मैं बोलूँ वो मोबाइल यूज़ कर रहे थे, तो मुझ पे सवाल आएगा कि आप क्या कर रहे थे, आप नहीं पढ़ा रहे थे, कितनी देर से यूज़ कर रहे थे। और कोहेरेंस का एक मतलब ये भी है कि इसमें रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स एंड आइडियाज़ ना हो। एक बार आपने कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया या कोई आइडिया बता दिया तो दोबारा वो आप बार बार हर चीज़ में रिपीट नहीं करोगे। जैसे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है एग्जाम्पल एक कोहेरेंस, और आपको ये देखें ये दो पार्ट्स हैं, ये लोग आपस में इसको जोड़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल जुड़ेंगे क्योंकि ये कोहेरेंट है, एक दूसरे के साथ सीक्वेंस में है। नॉन कोहेरेंट या इनकोहेरेंट टेक्स्ट जो है ये आपके एग्जाम्पल में है कि ही वर्क हार्ड बट अर्न लिटिल मनी एंड डाइड वेरी पुअर एट द एज ऑफ 35। 2 years later his father took him to play एट कंसर्ट इन द ग्रेट सिटीज ऑफ यूरोप। अब देखिए पहले सेंटेंस में था कि वो 35 साल की एज में जो है वो उसकी डेथ हो गई, और दूसरे सेंटेंस में कि 2 साल बाद उसके फादर उसको कंसर्ट पे किसी यूरोप के बड़ी सिटीज में लेकर गए। तो अब ये सेंटेंसेस आगे पीछे हैं। अब अगर सेकंड सेंटेंस हम पहले कर लें और फिर दूसरा वाला बाद में कर लें तो ये कोहेरेंस बन जाएगा, लेकिन अभी ये इनकोहेरेंट है। यहाँ तक तो थे प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें 7 C's आते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो हम ऑफिशियल पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने रोज़मर्रा नहीं बल्कि अपने जॉब, अपनी ड्यूटीज़, या जो है ऐसे लोगों के साथ और ऐसी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यूज़ नहीं कर सकते। जैसे बिजनेस लेटर हो गया, रिपोर्ट्स हो गई, ऑर्डर्स हो गए, मेमोज जो एमओयूज जिसको कहते हैं, या मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस, या वन टू वन कम्युनिकेशन, लेकिन आप किसी एमएस या डीएमएस या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या किसी अपने टीचर के साथ जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं फॉर अ स्टडी पर्पस, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाई जाती है। हैंड आउट्स भी इसमें आते हैं जो कि रिपोर्ट्स वगैरह के फॉर्म में होते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम यही एक्सचेंज ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन करते हैं दो या दो से ज़्यादा लोगों के साथ एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन ये याद रखें कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम कुछ सेट रूल्स को फॉलो करते हैं और कुछ ऑफिशियल चैनल्स इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने बॉस से मिलना है तो आप पहले जाके टाइम लोगे,
ऐसे नहीं कि सीधा जाके उसके ऑफिस में घुस गए और डायरेक्टली जो है ना वो खुद चेयर पे बैठ गए और बात शुरू कर दी, हालांकि उसने आपसे पूछा भी नहीं, आपकी तरफ देखा भी नहीं, कोई और कहीं और बिजी था। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमने ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, कुछ खास चैनल्स को फॉलो करना होता है, और हमने ऑफिशियल इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इसके बरअक्स जो है, इसको हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। मतलब जो दोस्तों के साथ जनरल चिट चैट गपशप, या ऐसे मामलात के बारे में जो बिजनेस से रिलेटेड ना हो या किसी फॉर्मल टास्क से रिलेटेड ना हो, जैसे आप अपने किसी कुलीग के साथ या इवन अपने बॉस के साथ भी आज के वेदर के बारे में बात कर ली, या छुट्टियां कब आ रही है, छुट्टियों पे कहाँ जाना है, कैसी रही छुट्टियां, इस तरह के, या आप अपने बॉस को ईमेल भी कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो वो फॉर्मल में आएगी। लेकिन अगर आप जो है वो किसी एम्बेसी में ईमेल कर रहे हैं, वो भी फॉर्मल में आएगी। लेकिन हाँ, अगर एक दोस्त को ईमेल कर रहे हैं और अपनी छुट्टियों के बारे में बता रहे हैं, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगी। इसी तरीके से किसी को जो गिफ्ट भेजना या बर्थडे कार्ड भेजना, या जो हम ईदों पे कार्ड भेजते थे बचपन में, ये भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। और चलते फिरते बाज़ार में रास्ते में मिल लिया, हमसाये से मिल लिया, कज़न वगैरह से मिल लिया, फ़ोन कॉल आ गई, तो ये सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम कैजुअल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, कोवर्स के दरमियान, बोथ एट द वर्क प्लेस एंड इन जनरल लाइफ। ये अनऑफिशियल होती है और इसमें इंफॉर्मेशन या जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं, तो वो बेस करती हैं सोशल रिलेशनशिप पे, और वो सोशल रिलेशनशिप आपस में इंटरेक्शन के बेस पे होती है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम फॉर्मल चीज़ें डिस्कस नहीं करते। अब दोनों की इम्पोर्टेंस क्या है कि देखिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम ऑफिशियल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड, और इसमें हम एक हायरार्की फॉलो करते हैं कि मैंने अपने सुपरवाइज़र से कैसे बात करनी है, फिर अपने बॉस से कैसे बात करनी है, फिर इसके अलावा जो है ना हमने अपने कस्टमर से किस तरह से बात करनी है, अपने कुलीग से किस तरह से बात करनी है। सो हायरार्की होती है, और ये हमें हेल्प करती है कि एक एफिशिएंट फ्लो हो हमारे इंफॉर्मेशन का हायर या लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ के दरमियान। और इसी तरीके से ये हमें हेल्प करती है कि हम अपने सबॉर्डिनेट को ये कम्युनिकेट कर सके कि असल में उनसे हमें क्या चाहिए, उनसे हमें क्या काम चाहिए, या हम अपने बॉसेस को कम्युनिकेट करें कि हमने कैसा काम किया है और कि काम की इफ़ेक्टिवनेस क्या है। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन हमें ऑफिशियल ऑर्डर्स को फॉलो करने में हेल्प करती है, जबकि इन ऑफिशियल या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है, वो ह्यूमन रिलेशन और वर्क एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए हेल्प करती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे थोड़ी सी एक पॉइंट तो मैंने शेयर कर दिया, अब आगे अगर पॉइंट शेयर कर लें तो हमें पता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कोई रूल इसमें फॉलो नहीं किए जाते, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन इस पे इफ़ेक्ट कर रहा होता है। अब आप किसी अपने कुलीग के साथ, स्टूडेंट के साथ, बॉस के साथ, सुपीरियर के साथ जो है ना, आफ्टर ड्यूटी टाइमिंग अगर आप चाय पीने बैठ जाते हैं या कहीं जाते हैं गाड़ी में, ट्रैवल करते हैं, तो इस पे इदारे की कोई पाबंदी नहीं होती, या बात करते हैं अदर दिन छुट्टी टाइम गपशप लगाते हैं, तो इदारे की इस पे कोई पाबंदियां नहीं होती, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की इसी वजह से फॉर्मल कम्युनिकेशन से ज़्यादा थोड़ी सी एडवांटेज है। और इसमें क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा मतलब सोचना नहीं पड़ता, पेपर वर्क नहीं फॉलो करना पड़ता, रूल रेगुलेशन को नहीं देखना होता, अल्फाज का चुनाव नहीं करना पड़ता। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इसी वजह से क्विकर होती है, जल्दी होती है, और बहुत इजी होती है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए, और वर्कर डिफरेंट सिचुएशन में इसको इस्तेमाल करते हैं। सो ये आपके पास एक चार्ट नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, जिसमें कुछ करेक्टरिस्टिक जो है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों के दिए गए हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन के पहले ओरिजिन की अगर बात आप करें, तो ये हम जानबूझ के इसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखते हैं, डिलिबरेटली स्ट्रक्चर्ड होता है। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मैं बस जो मुंह में आ रहा है, चाहे गपशप की शक्ल में हो, चाहे वो, मतलब मैं अल्फाज के चुनाव में इतनी ज़्यादा एहतियात नहीं करता, और ना सेंटेंसेस का इतना ज़्यादा वो मुझे होता है कि ये लफ्ज़ मैंने यहाँ पे
इतना इसके लिए मुझे कोई दूसरा अच्छा वर्ड देखना चाहिए, तो ये स्ट्रक्चर हम नहीं देखते। नेचर जो है फॉर्मल की वेल प्लान्ड होती है, सिस्टमेटिक होती है और एक ऑथराइज तरीके से आपको जितनी ज़रूरत है बात करने की उतनी ही करनी पड़ती है। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अनप्लान्ड होती है, सिस्टमेटिक भी नहीं होती और ऑथराइज्ड भी नहीं होती, मतलब आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं ये बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। फ्लो की जहाँ तक बात करें तो एक चेन ऑफ कमांड को फॉलो करती है फॉर्मल कम्युनिकेशन, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है इसके लिए कोई कमांड चेन नहीं होता। फॉर्मल में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है, इनफॉर्मल में ज़्यादा होती है। फॉर्मल में अथॉरिटी आपको ऑफिशियल चैनल प्रोवाइड करती है, आपकी पोजीशन के बेस पे आप बात कर सकते हैं। जबकि इनफॉर्मल में हम दोस्तों के साथ बैठ के ये नहीं देखते कि ये जो है किसी बड़े पोजीशन पे है या किसी छोटे पोजीशन पे है। इसी तरीके से पर्पस अगर हम देखें तो पर्पस में हम बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में अपने पर्सनल नीड को जो है हम सेटिस्फाई करते हैं। फॉर्मल में हम टाइम लगता है हमें, क्योंकि इसमें सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरी करनी होती है। जबकि इनफॉर्मल में आपने सीधी सीधी कॉल उठाई, मोबाइल उठाया और कॉल करके जो है ना अपना मैसेज डिलीवर कर दिया। एक्यूरेसी की जहाँ तक बात है तो फॉर्मल कम्युनिकेशन एक्यूरेट, लीगल और अथेंटिक होनी चाहिए, जबकि इन फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो अक्सर डिस्टॉर्टेड होती है और गॉसिप्स और र्यूमर्स के बेस पे होती है। फर्दर मोर अगर हम बात करें फॉर्म की, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारे पास ओरल या रिटन फॉर्म में होती है, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यूजुअली हमारे पास जो है वो सिर्फ वर्बली ही होती है। सोर्स की अगर हम बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का हमारे पास रिकॉर्ड होता है, हम हर डॉक्यूमेंट को और हर बात को जैसे मीटिंग मिनट्स हम बनाते हैं तो मीटिंग मिनट्स भी हम ट्रेस कर सकते हैं। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अगर एक बात कह दी गई तो ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम सेंटेंस ही बोला जाएगा। सो ये बेसिकली कंपैरिजन है, इसको आप डिफरेंसेस भी कह सकते हैं, कंपैरिजन भी कह सकते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। सो कम्युनिकेशन की कुछ डायरेक्शन भी होती है, एक सिमत भी होती है, और ये सिमत जो है ये बेसिकली हमें बताती है कि कम्युनिकेशन किस तरफ जा रही है। सो एक को हम कहते हैं डाउनवर्ड, एक अपवर्ड है, फिर हॉरिजॉन्टल या लेटरल भी कह सकते हैं थर्ड टाइप को, और फोर्थ टाइप जो है इसमें हम डायगोनल या क्रॉस वाइज भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे ये सारे आपको हम वन बाय वन बता देते हैं। देखिए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है। अ, इसमें एक बंदा कम्युनिकेट करता है और वो फिर जो है नीचे तबके की तरफ, नीचे लोगों की तरफ जो उसको फॉलो करते हैं उनकी तरफ जाता है। और ये इस तरह की कम्युनिकेशन में जो लोग अपर या हायर लेवल पे काम करते हैं और उनके पास अथॉरिटी ज़्यादा होती है, तो वो अपना मैसेज कम्युनिकेट करते हैं उन लोगों पे जो वो उनका ऑर्डर उन पे चलता है, लोअर लेवल के जो लोग होते हैं। और इसमें जो है बेसिकली अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर होता है, एक अथॉरिटी एसोसिएट होती है। आपके बॉस की तरफ से अगर कोई कम्युनिकेशन आती है तो आप उसको लाजमी फॉलो करते हैं, क्योंकि वो एक अथॉरिटी होती है उनके पास। इसको हम डाउन स्ट्रीम कम्युनिकेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक इदारे में मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है आपके डिस्ट्रिक्ट में, उसकी तरफ से एक लेटर आया और फिर वो जो है आपके एमएस के पास आया और एमएस ने जो है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को फॉरवर्ड कर दिया वो मैसेज, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ने फिर अपने हेड नर्सिस को कर दिया और हेड नर्सिस ने अपने वार्ड इंचार्जेस को कर दिया और उन्होंने फिर नर्सिस को कर दिया और नर्सिस ने आपस में। सो ये एक फ्लो है, आप देखें जिसको आप रिपोर्ट करते हैं वो फिर आगे किसको रिपोर्ट करता है, फिर आगे किसको रिपोर्ट करता है। सो ये ऑर्डर जब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से आया है और नीचे ग्राउंड लेवल तक लोगों पे इम्प्लीमेंट हुआ है और उन्होंने उसको सुना है और फॉलो किया है, ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। इसके अगेंस्ट अपवर्ड कम्युनिकेशन ये है कि जब लोअर लेवल या ग्राउंड पे जो एम्प्लॉय होते हैं वो कोई मैसेज डिलीवर करते हैं मिड लेवल मैनेजर को और मिड लेवल पे टॉप लेवल मैनेजर को करते हैं, तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। सो आप इतना तो समझ गए होंगे कि अपवर्ड और डाउनवर्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर्स हैं, एक कस्टमर जो है बाजार से कोई प्रोडक्ट लेता है और वो उससे सेटिस्फाई नहीं होता या उसमें कोई मसला आ जाता है, तो वो कंपनी के जो ऑपरेटर होते हैं, कॉल सेंटर वाले, उनको इन्फॉर्म करते हैं। वो फिर रिलेवेंट डिपार्टमेंट में उसको मूव कर लेते हैं मैनेजर के पास। मैनेजर उस मैसेज को सुन के प्रोडक्शन मैनेजर को फॉरवर्ड कर देता है। प्रोडक्शन मैनेजर को लगता है कि ये फॉल्ट इस प्रोडक्ट में है, ये तो अब मशीन का मसला है या जो हमें रॉ मटेरियल आ रहा है उसमें मसला है, तो ये अब मुझे जनरल मैनेजर को भेजना चाहिए। तो वो जनरल मैनेजर को भेजता है। जनरल मैनेजर जब ये देखता है कि ये इश्यूज हैं और इस पे खर्चा आएगा, तो ये मुझे ऑनर से या टॉप लेवल पे जो सीईओ है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, तो वो मसला ले जाके सीईओ को शेयर कर देता है। सो इस तरह जो है आपकी कम्युनिकेशन जब एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे अपर लेवल पे जाती है, वो अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाती है, और इसको हम दूसरे लैंग्वेज में अपस्ट्रीम कम्युनिकेशन भी कहते हैं। जैसे आपके वार्ड्स में अगर पेशेंट कंप्लेन करे शोर की, और आप एज अ नर्स अपने हेड नर्स को बताएं कि वार्ड में बहुत शोर आता है और उसकी वजह यह है कि रोड साइड पे एक विंडो है जिसमें शीशा नहीं लगा और उसकी वजह से शोर और डस्ट और ये सारी चीज़ें आती है, तो वो हेड नर्स जो है वो उस नर्सिंग सुपरटेंडेंट से उसको डिस्कस करके वहाँ मैसेज देती है। नर्सिंग सुपरटेंडेंट एमएस से बजट लेके उसको एग्जीक्यूट करा के ठीक कर देती है, वो शोर ख़त्म हो जाता है। तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन है। फिर आता है वो लेटरल या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब देखिए, लेटरल या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ऐसी है कि हम सेम लेवल पे लोग जो है आपस में जब एक चीज़ के बारे में, एक सेम पर्पस के बारे में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जैसे फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं जो एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में, तो वो जब लेटरली एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो वो कहलाए जाते हैं इन द चेन ऑफ हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जिसमें एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, और वो प्रोडक्ट जो है, एक सेल मैनेजर है, एक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है, एक प्रोडक्शन मैनेजर है, एक परचेज मैनेजर है। अब देखिए, हर एक का अपना अपना काम है। परचेज वाला रॉ मटेरियल खरीदता है, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन कर रहा होता है, क्वालिटी कंट्रोल वाला जो है क्वालिटी मैनेज कर रहा होता है, और सेल मैनेजर जो है वो मार्केट में सेल उसकी करता है। तो ये जब आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन कहलाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके हॉस्पिटल्स में अगर 5 हेड नर्सेज आपस में कम्युनिकेट करती है, तो ये हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन में आएगा। इसके बरक्स डायगोनल या क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन ये होती है कि आप अपने डिपार्टमेंट की जगह किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अपर या लोअर लेवल के बंदे से कम्युनिकेट करो। अपने के बराबर लेवल के नहीं, बल्कि अपने से ऊपर या अपने से नीचे लेवल के किसी भी एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करो। तो हमारे पास इसमें ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल, आप एज अ नर्स मेडिसिन वार्ड में काम करती हैं, और आप जो है वो सर्जरी के एचओडी को या सर्जरी के मैनेजर को या सर्जरी के हेड नर्स को कॉल करके उनसे जो है वो ईसीजी मशीन मांगते हो, या कोई डिवाइस में हेल्प मांगते हो, या उनको किसी और चीज़ के लिए, या फिर आप सर्जरी डिपार्टमेंट में काम करते हैं और आप एनेस्थीसिया के एचओडी को कॉल कर लेते हैं और उनसे हेल्प मांगते हैं, या एनेस्थीसिया के एचओडी आपको कॉल करके डायरेक्टली जो है वो काउंटर पे बताता है कि नर्स आप ये फला फला काम कर लें। तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाती है कि जब आपका ना तो डिपार्टमेंट सेम है और ना आपका लेवल ऑफ वर्क सेम है, तो और फिर भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाती है। क्या क्या चीज़ें हैं जो कि कम्युनिकेशन पे इफ़ेक्ट करती है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए कि हमारी कम्युनिकेशन में असल में गैप कहाँ है। तो फैक्टर में मैं सिर्फ मेंशन कर दूं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी, एक दूसरे के, आप अगर किसी दूसरे कल्चर के किसी कुलीग से कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें भी कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। इमोशनल डिफरेंसेस हैं, इवन जेंडर डिफरेंसेस हैं कि मेल फीमेल के साथ या फीमेल मेल के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो डिफ़िकल्टी आती है। अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज में फ़र्क है। आप ज़्यादा एजुकेटेड हैं, आप थोड़ी सी बात ज़्यादा समझ लेते हैं, और कोई दूसरा कम एजुकेटेड है तो उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है, इंटरप्रेट करके बताना पड़ता है, तो ये भी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से लोगों के पर्सनल डिफरेंसेस जो होती हैं, या पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं कि आप किसी क्रिकेट टीम को
या उसको पसंद नहीं करते और दूसरा पसंद कर रहा होता है और फिर हम आर्ग्यू करते हैं, या पॉलिटिकल पार्टी के बेस पे जो है। सो ये भी कम्युनिकेशन गैप लेकर आते हैं। एजुकेशनल डिफरेंसेस हैं जो मैंने मेंशन कर दी। पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं कि आपके किसी प्रोडक्ट या सर्विस के साथ किसी हॉस्पिटल में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ और दूसरे का जो है वो आपसे पूछे तो आप उनको बताएं और वो इसमें कंफ्यूज हो जाए या उनको क्लियर हो जाए उन्होंने भी वहाँ से नहीं कराना हो। तो ये साथ साथ ग्रुप एफिलिएशन के, चाहे वो रिलीजियस ग्रुप हो, कल्चरल ग्रुप हो, जेंडर ग्रुप हो, फील्ड ग्रुप्स हो, किसी भी तरीके के हो सकते हैं, तो वो बेसिकली अफेक्ट करती है हमारी कम्युनिकेशन को। साथ में रिलेशनशिप सेंडर और रिसीवर का, आपस में दोस्त हैं, कुलीग हैं, जानते हैं पहले से, नहीं जानते, तो ये सारी चीज़ें हमारी कम्युनिकेशन पे इफेक्ट कर रही होती है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।